इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। हमने अभी तक चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को काफी डिटेल में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। हमारा पढ़ने का तरीका वही होगा, कॉज एंड इफेक्ट बेसिस पे। हम देखेंगे कि कुछ घटनाएं हुई जिसके वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में अगर हम लोग बात करें तो 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है। यह एक बड़ी घटना थी। इस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे विंस्टन चर्चिल। और इसी समय जो हमारे यहां इंडिया में जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथ गॉव। ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए। हो सकता है कि किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो सकता है कि ये सवाल घुमा फिरा के आपके सामने आ जाए। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल और उस समय वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथ गॉव। होता कुछ ऐसा है कि ब्रिटेन ने बिना भारतीयों से सहमति लिए या बातचीत किए हुए डायरेक्ट डिक्लेयर कर देता है इंग्लैंड कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया हमारे साथ है। भारत वाले शौक हो गए, जो इंडियंस थे, जो कांग्रेस वाले थे, बिकॉज कांग्रेस वाज द मेजर पार्टी एट द टाइम। कांग्रेस वालों ने बोला, अरे भैया तुमने हमसे पूछा ही कब? ना कोई राय लिया, ना कोई बातचीत की, तुमने डिक्लेयर कर दिया। तो इंग्लैंड ने बोला, हाँ क्योंकि हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हमने डिक्लेयर कर दिया। इंडियंस ने बोला, ये अच्छी बात नहीं है, अब हम हंगामा करेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है ये वार्धा में होता है। प्लीज कंफर्म इट। ठीक है, ये वार्धा में होता है और यहां पे 1939 की ये घटना है। यहां पे इन्होंने बोला कि नो इंडियन पार्टिसिपेशन अनलेस फ्रीडम इज गारंटेड। यहां पे दो चीजें हुई। एक चीज हुई पहला कि नो सपोर्ट इन वॉर। बोला, इंग्लैंड को बोला कि चल हट बदमाश, है ना, मैं ना आऊं तेरे पास, तितली उड़ी वाला है। तो बोला कि कोई सपोर्ट नहीं है इंडिया के तरफ से, हम भारतीयों का कोई सपोर्ट नहीं है इंग्लैंड को इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सबसे पहली बात। दूसरा बात कि आपको मैंने बताया कि 1935 में सेंट्रल लेजिस्लेचर और उसके साथ साथ जो प्रोविंसेस थे वहां भी लेजिस्लेचर तब तक पूरी तरीके से बन चुके थे। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट वाले या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, वहां पर लोगों ने, जो लोग मंत्री पद संभाले हुए थे इंडियंस, उन लोगों ने क्या किया? रिजाइन किया। बोला कि नहीं, इसके खिलाफ बोला कि नहीं, हम है ही नहीं तुम्हारे साथ। तुमने क्यों बिना भारतीय लोगों से सहमति लिए क्यों डिक्लेयर कर दिया कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा है या इंग्लैंड के साथ है? क्यों ये बोला? ये दो चीजें हुई। ये 1 और 2 पॉइंट जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, ये हुआ। कांग्रेस का सीधा सीधा स्टैंड था। क्या स्टैंड था? नो सपोर्ट इन वॉर। हम युद्ध में किसी प्रकार का कोई मदद इंग्लैंड का नहीं करेंगे। भारतीयों का सीधा कहना था कि अरे सहायता तो वो करता है जो खुद सहायता करने के लायक हो, जो खुद एक स्वतंत्र देश हो। भारत अभी खुद ही गुलाम है। इस गुलामी में क्या हम किसी की सहायता कर पाएंगे? सहायता हम ब्रिटेन का तब कर पाते जब हम एक स्वतंत्र देश होते।
ब्रिटेन को अगर हमारी सहायता चाहिए तो ब्रिटेन पहले हमें स्वतंत्रता दे दे, ठीक है। सॉरी सॉरी फॉर माई हेल्थ, है ना। बट हेल्थ जैसा भी हो, आप लोग के लिए वीडियो तो बनाना ही है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको 3 महीने के अंदर सारे कंटेंट मैं दे दूंगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा है ना, हेल्थ इशू है, बट स्टिल आई हैव टू वर्क। अब तो जैसे तैसे 11 महीने बीते, क्योंकि सितंबर का बात हम लोग कर रहे हैं। सितंबर के महीने में वर्ल्ड वार ऐसा हुआ था और वहीं से सारी घटनाएं स्टार्ट हुई थी। 1940 का अगस्त आया। बिल्कुल याद रखना है कि अगस्त डिक्लेरेशन अलग था और अगस्त ऑफर अलग है। दोनों मैंने पढ़ाया है, एक मैंने पढ़ा दिया है और एक मैं पढ़ा रहा हूं, तो दोनों याद रखना है। नहीं याद है तो जाके देखना है वीडियो, ठीक है। तो 1940 अगस्त ऑफर किसके तरफ से? इंग्लैंड के तरफ से। इंग्लैंड में कौन बैठा हुआ है? लॉर्ड लिनलिथगो बैठा हुआ है, वही ऑफर करेगा। क्या ऑफर था? कि भैया सुनो, तुमको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने में हेल्प कर देंगे, तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेना, ताकि तुम लोग फ्यूचर में अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर सको। जब हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे तब तुम अपना सेल्फ रूल करना, डोमिनियन बना देंगे, तुम लोग सेल्फ रूल करना। दो ऑफर मिला कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, उससे अपना संविधान बना लेना, और उसके माध्यम से आप लोग सेल्फ रूल कर सकते हैं, हम आपको डोमिनियन का स्टेटस दे देंगे, ठीक है, आप लोग करना। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ चीजें होंगी वो किसके हाथ में होंगी? वो इंग्लैंड के हाथ में होंगी। जो मेन कंट्रोल होगा वो इंग्लैंड का ही होगा भारत में। तो इन लोगों ने बोला, करे भैया तुमको समझ में नहीं आता? हम 10 साल पहले ही बोल चुके हैं कि तुम्हारा ये डोमिनियन रख लो कहीं, हमको नहीं चाहिए। तुम यार समझ ही नहीं रहे हो। हम तुमसे बोल कुछ और रहे हैं, तुम हमको बता कुछ और रहे हो। हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस कंप्लीट इंडिपेंडेंस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तुम बोल रहे हो डोमिनियन ले लो डोमिनियन। हम पूछ क्या रहे, तुम बता क्या रहे हो? कैसे चलेगा ये रिश्ता नाता, ये रिलेशन कैसे चलेगा? हम पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब दे रहे हो? तुम बोल रहे हो कि हाँ, हम तुमको कभी एक समय आएगा जब हम तुमको डोमिनियन दे देंगे। बात बन ही नहीं रही थी। कांग्रेस ने पूरी तरीके से ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि जाओ रख लो अपना डोमिनियन खुद के पास। और वहां पे एक नया चीज स्टार्ट हुआ, क्योंकि गांधी जी का एक अपना स्टाइल था। गांधी जी का एक अपना स्टाइल था, दैट इज सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। तो पहले होता था मास सत्याग्रह, अभी एक नया स्टाइल स्टार्ट हुआ, एक नया न्यू इनोवेटिव इनिशिएटिव था, इंडिविजुअल सत्याग्रह। एक आदमी बैठ गया, मतलब अब हम, हाँ, अब हम बैठे हुए हैं एकदम सत्याग्रह पे लंबे टाइम तक। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक, ये कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया गया, ये नया चीज था, पहली बार आया था, 1940 में आया था। फर्स्ट पर्सन वाज विनोबा भावे, आपको याद रखना एग्जाम के लिए। सेकंड सेकंड जो है वो है नेहरू। और तीसरा, क्योंकि आप यूपीएससी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, वैसे भी याद होना चाहिए। बिहार बीपीएससी के लिए मतलब बिहार स्पेसिफिक के लिए ये नाम है, क्योंकि ये खुद जो व्यक्ति थे वो बिहार के थे। ये तीसरे आदमी है, ब्रह्मदत्त का नाम याद रखना है, ये बिहार के थे, इसलिए ऑटोमेटिकली बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब हुआ क्या कि 40 के बाद ये सब घटनाएं हो रही थी। इंग्लैंड बोल रहा है कि मैं तो पुष्पा हूँ, झुकेगा नहीं, है ना, ये ऐसा करके ब्रिटेन भी बोल रहा था, और इंडियंस लोग मान नहीं रहे थे। हम बोल रहे कि झुका ही के मानेंगे, तुम झुकोगे कैसे नहीं। स्थिति ये हुई कि जो इंग्लैंड के साथ जो लोग लड़ रहे थे, जैसे नेदरलैंड्स हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब का हालत खराब हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन सबको जर्मनी ने मतलब रगड़ डाला था। इन सब की स्थिति देख के, और ऊपर से जर्मनी का एक और एलाई था एशिया में, जिसको हम लोग जापान के नाम से जानते हैं, और ये जापान जो है वो चढ़ बैठा था बिल्कुल एकदम म्यांमार तक, एकदम ऑलमोस्ट इंडिया में एंटर कर चुका था। ठीक है, ऑलमोस्ट इंटर कर ही चुका था इंडिया में जापान, ठीक है। याद देखिए, दो दो चीजें हैं।
एक है जापान डायरेक्ट इंटर कर रहा है और एक है कि जो जापानी सपोर्टेड इंडियन फोर्सेस है लेड बाय सुभाष चंद्र बोस वो इन कर रहा है। तो आप इसको ओवरऑल जो है वो एक ही मान के चलिए कि जापानी सपोर्टेड इंडियन फोर्सेस जो है वो इंडियन जो टेरिटरी है, जो आज का करंट इंडियन टेरिटरी है, वहां तक इन कर चुका है। तो एक तरफ से और हो रहा है कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग पहुंच जाए और जापानीज के हेल्प से और पूरा का पूरा इंडिया मेरे हाथ से चला जाए। अब यहां पे ब्रिटिशर्स को लगा कि यार अब सिचुएशन गड़बड़ हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है भैया एक और ट्राई करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी दुकान पे जाते हो शॉपिंग के लिए तो वहां पे बार्गेनिंग चलता है। सभी पे नहीं, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि बोलता है कि नहीं हम 500, तो वो बोलता है नहीं 450, फिर आप बोलोगे नहीं 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 500, फिर 400 से ज्यादा नहीं देंगे। ये ऐसे कुछ करके चलता रहता है। तो वही चीज चल रहा था यहाँ भी। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के नजरिए से भी, तो बिल्कुल याद रखना है कि 1942 में जब एक बार अगस्त जो अगस्त ऑफर है वो फेल हो गया। 1940 में अगस्त ऑफर फेल हुआ। 2 साल बाद आता है कौन? 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन बोलता है कि डोमिनियन स्टेटस ले लो। इंडियंस बोलते हैं अरे यार तुम कब समझोगे कि हमको डोमिनियन नहीं चाहिए? तो बोलता है रुको रुको मेरे पास और भी कुछ है। बोलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेना। हाँ ये तो तुम पहले वाला ही बोल रहे हो, ठीक है। और बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है और कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए। क्या लाए हो? बोला है ये कॉमनवेल्थ करके ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब जो जो इंग्लैंड के टेरिटरी रहे हैं वो सब जो देश है जिस पे अंग्रेजों ने शासन किया है, उन सब गुलाम देशों का एक संस्था बनता है। दैट इज कॉल्ड, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशन। ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इन सब पे आई थिंक केनिया भी है। इन सब पे राज किया है इंग्लैंड ने, ठीक है। तो दीज आर द कॉमनवेल्थ नेशन। तो इंग्लैंड ने बोला कि तुम्हारे पास ये भी अधिकार रहेगा कि तुम्हारा जब मर्जी हो तब तुम कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। इंडिया बोला कि भैया तू अपना कॉमनवेल्थ, तू अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और तू अपना डोमिनियन स्टेटस अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। क्रिप्स मिशन फेल्ड गया। क्रिप्स मिशन फेल हुआ। देखो अब क्या होता है कि जब बार्गेनिंग होता है ना, तो जो दोनों पार्टी है दोनों को उम्मीद रहता है कि शायद बार्गेनिंग में जो हम चाहते हैं वो कुछ अरे अरे पूरा ना लेकिन कुछ आधा ही मिल जाए। इंडियन भी ये उम्मीद लगा के रहे हुए थे कि अगर इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड वार 2 की वजह से झुकेगा हमारे आगे, अब कुछ हमारी शर्तें मान लेगा, कम से कम बोल देगा कि हाँ इस साल में आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे, या फिर युद्ध खत्म होने के बाद एक काम करो, अभी आप मेरा साथ दो युद्ध में, युद्ध खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, युद्ध खत्म होने के बाद हम आपको दे देंगे इंडिपेंडेंस। इंग्लैंड मान ही नहीं रहा है। जब इंडियन ने देखा कि ये गधे नहीं समझने वाले हैं, लास्टली मजबूर होके इंडियंस ने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। नॉर्मली उसको भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं, लेकिन भारत किसको छोड़ना था? ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज को छोड़ना था। तो इसलिए नॉर्मली लोग बोलते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक ऐसे करके बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। तो 8 अगस्त 1942 को ये चीज स्टार्ट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसमें था क्या, देखिए इसके वजह जो है वो आपको नॉर्मली तो दिख गए होंगे, क्योंकि मैंने बैकएंड से ही बताया है, एक ओवरव्यू दिया है, पृष्ठभूमि आपको दे दिया है, तो आपने समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसके कारण रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। कुछ और भी कारण थे। ब्रिटिशर्स जो है वो अपने देश के, तो क्योंकि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में इंडियन फाइनेंसेस थे, तो ब्रिटिशर्स अपने यहाँ का खर्चा पानी, युद्ध का खर्चा वगैरह तो बहुत बढ़िया से चला रहे थे, लेकिन भारतीय लोगों के लिए बजट एलोकेशन, जो स्टेट्स, प्रोविंसेस और सेंट्रल बजट में जो पैसा एलोकेट करना था, जैसे हर साल बजट आता है तो इतना 1000 करोड़ रोड के लिए, उतना हेल्थ के लिए, उतना एजुकेशन के लिए दिया जाता है ना, वैसे ही उस समय भी हुआ करता था। तो जितना बजटरी एलोकेशन, जितना पैसा यहाँ पे देना चाहिए था लोगों के रख रखाव और डेली लाइफ के लिए, उतना वो लोग नहीं कर रहे थे, जिससे भारतीयों की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। यहाँ पे भूखमरी के हालात थे।
ठीक है, ना एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जा रहा था, ना एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा था, लोगों के सुख सुविधाओं को बिल्कुल दरकिनार करके पूरा का पूरा ध्यान अंग्रेजों का किस तरफ था, इंग्लैंड पे था। उन्होंने बोला कि बेटा साथ दोगे नहीं तो तुम मरो जैसे मरना है, ठीक है, हम तो पूरा तुम्हारे यहाँ से रिसोर्सेज लेके अपना वॉर को फंड करेंगे और अपने यहाँ लोग मस्ती से जिएंगे, सिंपल सी बात है। इंग्लैंड को ज्यादा फर्क पड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि इंग्लैंड भर भर के रिसोर्सेज पैसे यहाँ से इंडिया से ले रहा था और उसको युद्ध में लगा रहा था। इंग्लैंड वासी जो इंग्लैंड में थे वो मजे में जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, बस सिवाय कि उस पे जो जर्मन जो लुफ्टवाफे एयरक्राफ्ट है वो उस पे हमला न कर दे, ठीक है। जर्मन एयरफोर्स को लुफ्टवाफे एयर फोर्स बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद अब जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस दौरान गांधी जी ने कुछ कुछ चीजें बोली थी। जब क्रिप्स मिशन आया, डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दे रहा था, तो गांधी जी ने बोला कि सुन भाई, ये पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी ने बोला कि जो डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो ना बेटा, वो पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। और फुल स्टेटमेंट है कि पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक, ठीक है। ये इसका यहाँ पे हिंदी भी मैंने सारा दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आप एज इट इज इन इंट्रोडक्शन, आप बीच में कहीं या फिर सम अप कर रहे हो तो एज अ कंक्लूजन के बेसिस पे आप डाल सकते हैं टू मेक योर आंसर इनोवेटिव, यू नो। बाकी तो आंसर राइटिंग करने के लिए यू नो यू हैव टू ज्वाइन द ऐप। तो गांधी स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, ये भी गांधी जी ने दिया था। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये कब दिया था? बहुत लोगों को पता है कि हाँ दिया था डू और डाई, लेकिन ये नहीं पता है कि कब दिया था। नॉन कोऑपरेशन में दिया था, सिविल डिसोबीडियंस में दिया था, या क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था, ठीक है। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में गांधी जी ने दिया था डू और डाई, ठीक। उसके बाद ये तो हमने एक ओवरऑल कंट्री बेसिस पे देख लिया। अब बिहार में क्या घटनाएं हुई थी, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, तो बिहार में क्या घटनाएं हो रही थी उस समय। सबसे ज्यादा जो ब्रूटल सप्रेशन है, एकदम निर्ममता के साथ गोली चला के, हाथ पैर तोड़ के, मतलब लाठियों से मार मार के, ये बहुत ज्यादा दमन जो है, जिसको रिप्रेशन बोला जाता है, ये सबसे ज्यादा क्रूरता तरीके से, क्रूरता पूर्वक बिहार में हुआ। कई लोग 20 साल 25 साल के उम्र में एकदम अपने जवानी के पीक पे, है ना, ठीक से किसी का शादी भी नहीं हुआ है, और वो क्या हो गया, वो बेचारे मर गए, मृत्यु हो गई उनकी, ठीक। मार्टिरडम बोलते हैं उसको, आप इसको आंसर में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कि राजेंद्र प्रसाद, अब होता क्या है कि 8 अगस्त को वहां पे स्टार्ट होता है, 8 अगस्त से स्टार्ट होता है। तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे क्या करते हैं कि वो कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर थे, तो वो सारा सारा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि हमें बिहार में इस प्रकार से क्विट इंडिया मूवमेंट लागू करना है, और इस प्रकार से मूवमेंट अनफोल्ड होगा। सारा प्लानिंग एकदम, ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ तैयार हो रहा है। जैसे ही बेचारे ड्राफ्ट सब कुछ प्लानिंग कर ही रहे थे, तब तक सीधे अगले ही दिन 9 अगस्त को इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और बांकीपुर, पटना का जो बांकीपुर जेल है, वहां पे डाल दिया जाता है। ठीक है। उनके साथ साथ कुछ और भी लोग थे, जैसे फुलेंद्र प्रसाद वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, अनुग्रह नारायण सिंह, वेरी फेमस पर्सन, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो शीर्ष नेतृत्व था, वो सब के सब जेल में थे। तो होता यह है कि कांग्रेस को बिल्कुल एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, और कांग्रेस से जुड़े हुए संबंधित जितने जो भी छोटी बड़ी संस्थाएं थे, उनको भी इलीगल, अवैध घोषित कर दिया जाता है, और उनके सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब कि कोई बचा ही नहीं। बेटा कोई रहेगा तब तो करोगे, कोई रहेगा ही नहीं तो नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। ये अंग्रेजों ने किया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 11 अगस्त की घटना है, अगर आप मेंशन करें तो अच्छी बात है। 11 अगस्त की एक घटना है, एक बड़ा सा जुलूस, ठीक है, पटना सचिवालय की तरफ बढ़ता है। उनमें लगभग जो यंग स्टूडेंट्स थे, कॉलेज के यंग स्टूडेंट्स थे, वही लोग थे। वो लोग जाते हैं कि हम पटना सेक्रेटेरिएट पे, सचिवालय पे क्या करेंगे, भारत का झंडा
फहराएंगे। ये ये वो करने जा रहे थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, जिला मजिस्ट्रेट, जिसका नाम था WC आर्चर। जोफ्रा आर्चर नहीं याद करना है, बस सिर्फ आर्चर भी अगर याद कर लो तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आर्चर तो लगेगा लोगों को कि अच्छा कंटेंट पूरा याद है, बहुत बढ़िया। जोफ्रा आर्चर नहीं, आर्चर, ठीक है। तो WC आर्चर वैसे नाम था, आर्चर भी अगर आप मजिस्ट्रेट आर्चर आप लिख सकते हो तो अच्छी बात है। तो ये जो आर्चर साहब है, उन्होंने आदेश दे दिया पुलिस को कि शूट, और पुलिस ने गोली चला दिया। पुलिस ने गोली चलाया, जिसमें 7 लोग तो वहीं पे मर गए और 25 लोग के आसपास में घायल हो गए। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, जिससे क्या हो गया कि ये अब जवान लड़के हैं, उनकी मृत्यु हो जाए तो जिस शहर, जिस गांव, जिस क्षेत्र के थे पूरे लोग जो एकदम जो है वो लोगों का खून खौल उठा, और इसके वजह से मूवमेंट और ज्यादा तेज हो गया। तेज होने का कारण भी था। देखिए, नॉर्मली गांधी जी जब बाहर हुआ करते थे तो वो क्या बोलते थे? नॉन वायलेंट सत्याग्रह, ठीक है, गांधी जी बोलते थे। ये ऐसा कुछ बोलते थे, नॉन वायलेंट सत्याग्रह, गांधी जी बोलते थे। गांधी जी तो है ही नहीं, और गांधी जी के जो सपोर्टर हैं वो भी चले गए जेल में। अब ये लोग जो सड़क का सांड होता है ना खुला, वो हो गए थे। बाकी लोग बोला कि जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट मैं बोल रहा हूं कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट ही हो रहा है और कोई रोकने वाला है ही नहीं, अब कोई रोकने वाला है ही नहीं। यहां तक कि इसी में अगर डीप जाएंगे तो जो जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे, वो तो अलग माइंडसेट के थे, वो वायलेंट माइंडसेट के थे। उन्होंने सारा सेटअप ऐसा सेटअप किया कि अब जो है वो अब नन वायलेंट और सत्याग्रह वैसा चीजें नहीं थी। अब लोग जो है वो एकदम खुल के और पूरे एग्रेसिव लेवल पे अटैक कर रहे थे। जो सामने मिल गया उसको उखाड़ दो, बर्बाद कर दो, फोड़ दो, मार दो, जला दो, ये ऐसा हो रहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, जो सत्याग्रह फॉर्म में स्टार्ट हुआ था, अब वो बिल्कुल सत्याग्रह नहीं है, ठीक है। तो पटना सेक्रेटेरिएट में आज भी ये फोटो लगा हुआ है। 7 लोगों की का ये जो स्टैचू है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वही 7 लोगों की याद में बनाया हुआ है, जो 7 लोग पटना सेक्रेटेरिएट शूट आउट में मारे गए थे, ठीक है। ओके, गुड। अभी तक तो ये है, आपको दिखेगा। अब मूवमेंट टर्न वायलेंट, ये तो यही तो बात कर रहे थे हम लोग। लोगों ने किया क्या? जो एजिटेटर्स थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या किया? रेलवे लाइन उखाड़ दिया, टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइन को पूरा डैमेज कर दिया, है ना, तोड़ दिया, जो भी है पोल है, तार है, सबको तहस नहस कर दिया। थाने जला दिए, है ना, पुलिस थाने जला दिए, पोस्ट ऑफिस को सीज कर लिया, जो अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसको भी सीज कर लिया। मतलब हर तरीके से धुआं धुआं कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज वेरी एग्रेसिव, ठीक है ना। उसका जो सेकंड पार्ट था वो एग्रेसिव था, क्योंकि अंग्रेज जान चुके थे कि ये लोग करते क्या है। उन्होंने देख लिया था नन कोऑपरेशन मूवमेंट में, वो लोग देख चुके थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कि ये लोग धरना पे बैठ जाएंगे, कभी ये नौटंकी करेंगे, कभी वो नौटंकी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, और अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, अंग्रेजों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया था। क्योंकि गांधी अगर बाहर रहते तो वो शांतिपूर्वक हर चीज होता, अंग्रेजों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अंग्रेजों ने गांधी लोग और जो भी लोग थे, इनको, कांग्रेस के नेताओं को अंदर कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटा तो जो आम जनमानस है, जिनको गांधी की भाषा समझ में नहीं आती, अगर तुम मेरे बच्चे को मारे हो तो भाई हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। जिसका बच्चा गया है, जिसका 18-20 साल का 20 साल का 22 साल का बच्चा गया है, जिस गांव का गया है, जिस शहर का गया है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग वही करेंगे जो आज होता है, बस जला दो, ये कर दो, वो कर दो, रोड पे रोड जाम कर दो, ये कर दो, है ना, ये बात है। यही चीज होने लगा। अब अब जो है वो पंचायती राज स्तर पर सेल्फ रूल भी का प्रयोग भी किया गया। कैसे? मतलब कि अगर पंचायती राज स्तर पर वहां पे डिक्लेयर कर दिया कि सुनो भाई, अब यहाँ पे इंग्लैंड का शासन नहीं चलेगा, यहाँ पे हम लोग जो
जो लोग हैं यहाँ के, हम लोग स्वयं ही यहाँ पे शासन कर रहे हैं। तो ये सहरसा और सुपौल में सबसे पहले देखा गया था। ये एग्जाम्पल आपको लिख के आना है, सहरसा और सुपौल, है ना, नाम अच्छे से याद कर लेना। ये है बात। अब उसके बाद है कि कुछ और भी घटनाएं थी। अगर इतना कंटेंट काफी नहीं है आपके एग्जाम के लिए तो कुछ और भी घटनाएं थी। आजाद हिंदुस्तान नाम का न्यूज़पेपर था जो कि मुंगेर से प्रकाशित हुआ था। हिंदी माध्यम वाले, मैं बोल रहा हूं, वो आपको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। सिवान में पुलिस स्टेशन पे झंडा फहराने के चक्कर में कई लोग जो है वो मारे गए। ऐसे ही हुआ जैसे सेक्रेटेरिएट में हुआ, वहां भी लोग ध्वज लेके जा रहे थे, लोगों पे गोली चलाई गई और कई लोग मारे गए। सारण जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। शारदा और सरस्वती देवी को के ऊपर मुकदमा चलाया गया दिगवाड़ा में ध्वज झंडा फहराने के चक्कर में। जिरियावती देवी ने इंग्लिश सिपाहियों को गोली मारा। इन्हें कहा जाता है, इनके बारे में नेट पे अगर आप सर्च करोगे तो बोला जाता है कि कुछ 16 ब्रिटिश सैनिकों का कत्ल इन्होंने किया था, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सुनीति और राधिका, ये दोनों आई थिंक ये सिस्टर्स थी। ये साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाके लोगों को अवेयर कर रहे थे, पब्लिक को अवेयर कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या अभी हालात है। एक ट्रेन जो है वो लोगों के द्वारा सीज कर लिया गया था और उस ट्रेन का नाम उन्होंने रख दिया स्वराज ट्रेन। सही है, क्योंकि लोग जो है वो स्वराज के लिए ही लड़ रहे थे। पटना गांधी मैदान केंद्र बना हुआ था। पूरा जो भी एक्टिविटी 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट का हो रहा था बिहार में, वो उसका केंद्र था पटना का गांधी मैदान। ये कुछ आप स्टेटमेंट आप या पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं अपने आंसर में। क्विट इंडिया मूवमेंट में के दौरान पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वायलेंट जो है वो बिहार ही रहा। सबसे ज्यादा वायलेंस जो है वो अहिंसा बिहार में ही हुआ था। ठीक है, चाहे वो बिहार के लोगों द्वारा हो, चाहे उसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है ना, जिसका असर हमें आगे इंडियन फ्रीडम या इंडियन नेशनल स्ट्रगल में भी हमको देखने के लिए मिला और इसका अच्छा इंपैक्ट देखने के लिए मिला। ठीक है, क्योंकि अंततः जो लातों के भूत हैं वो आग्रह या बात से नहीं मानते। जब तक उन्हें उनके ही तरीके से उनको दवाई ना दी जाए तब तक वो नहीं मानते हैं। तो आज हमने क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में रखा क्योंकि आपके लिए ज्यादा लेंदी ना हो, कि आप कम टाइम में एक टॉपिक आपका रेडी हो जाए। मैंने हर पहलू देखा, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, बिहार के पर्सपेक्टिव से। अगर उसमें पूछ दे कि महिलाओं का रोल क्या है, फिर भी 4-5 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, नाम के साथ मिल जाएंगे। क्या इसके रिपरकशंस थे, वो ये सब चीज हमने देखा। उम्मीद है कि सारे तथ्य होंगे और आपके पास पर्याप्त पॉइंट होंगे लिखने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।